इस हफ्ते कौमी असम्बली में हुकूमत ने एक बिल मुतारफ कराया है जिसका मकसद पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है उसको बेहतर करना है और उसके लिए कुछ ऐसे इकदाम तजवीज़ किए हैं। अगर ये जो बिल है कानून बन जाता है तो फिर काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं उन लोगों के लिए कि जो अपने सालाना गोशवारे जो हैं वो नहीं भरते और वो गाड़ी भी नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकेंगे और इवन कुछ ऐसी तजावीज़ भी हैं कि अगर आप फाइलर भी हैं तो आपके लिए भी कुछ ख़रीदारी करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो शहबाज, जो टैक्स वाला मामला है ऑफ कोर्स ये एक मेजर इशू है और जो शॉर्टफॉल भी हमें अभी आ रहा है बावजूद इसके कि गवर्नमेंट जो है वो हर तरह का जोर लगा रही है कि किसी तरीके से ना सिर्फ जो इस साल का टैक्स हदफ है वो पूरा हो बल्कि जो एक्चुअल जहाँ से टैक्स चोरी होता है या टैक्स लोग देते नहीं हैं उनको लोगों को भी टैक्स नेट में लाया जाए। तो ये जो अब इस बुध के रोज़ जो बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया है कौमी असम्बली के अंदर, डू यू थिंक कि ये एक मेजर स्टेप है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है या माजी की तरह अगेन एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट है कि किसी तरीके से हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाए? कामरान, मसला ये है कि हुकूमत का जो फोकस है वो उन जगहों पे नहीं जाता जहाँ पे उसका जाना चाहिए। जो मसाइल हैं उसकी निशानदही तो मौजूद है। ये जो एक चीज़ 2011-12 से चल रही है कि नॉन फाइलर्स जो हैं या वो लोग जो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम का हिस्सा नहीं है, फॉर्मली वो रजिस्टर्ड नहीं है या वो रेगुलरली अपना रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनके खिलाफ एक्शन लेना है। 2012 से तो ये मैं सुना, 2013-14 में फिर ये नया कॉन्सेप्ट आ गया नॉन फाइलर वाला। तो बहरहाल ये वाला जो बिल है ये तकरीबन 2 माह की ताख़ीर से कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके हवाले से सितंबर में चेयरमैन FBR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने इसकी तफसीलात भी बताई थी कि हुकूमत क्या करने जा रही है। इसका कितना इम्पैक्ट होगा कितना नहीं होगा वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो हुकूमत के नए इकदाम हैं वो है क्या, कोई इसमें अनयूजुअल चीज़ नहीं है, ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है जिसका चेयरमैन FBR ने जिक्र ना किया हो या मीडिया ने उसको रिपोर्ट ना किया हो। बुनियादी तौर पर अगर आप देखा जाए तो एक इस किस्म के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कुछ लोग करते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। इससे पहले कि आप इसकी तफसील बताएं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि वैसे तो जब हर साल बजट पेश होता है, फाइनेंस बिल आता है तो उसमें भी तजावीज़ आती हैं, तो ये क्या उस वक्त हमारे जो हुकाम बाला हैं FBR हो या जिन लोगों का काम है तो उस वक्त ये सो रहे होते हैं, उस वक्त इनको याद नहीं आता या इनको आफ्टर थॉट आती है कि जी इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? क्योंकि आमतौर पर तो होता है ये ना कि पूरे साल आप जो पूरा माली साल गुजरता है फिर उसकी बिना के ऊपर आप देखते हैं कि अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो ये क्या इससे शो करता है कि एक एडहॉक किस्म का हमारा अरेंजमेंट है, किसी को ख्याल आता है तो कहता है चले जी हम ये स्टेप करके देख लेते हैं? कामरान, ये वाला जो बिल है ना, ये वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का कंसीव किया हुआ आइडिया नहीं है। इसको कंसीव किया चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने, इसीलिए जब वो चेयरमैन बने अगस्त में और उन्होंने आने के बाद सारा सिस्टम रिव्यू किया तो उनके ख्याल में ये चंद इकदाम हैं, ये इसके करने से लोग मजबूर हो जाएंगे टैक्स नेट में आने के। आपको पता है पहले 2 कैटेगरीज होती थी जून से पहले, एक फाइलर की और एक नॉन फाइलर की। तो जो हुकूमत है उसने एक तीसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवा दी लेट फाइलर की, उससे भी बात नहीं बनी तो अब एक और नई डेफिनेशन आ गई है, वो है एलिजिबल और इनएलिजिबल जो एक है आपका टैक्स पेयर या पर्सन, उसकी एक डेफिनेशन। बेहतर है कि अगर आप इसकी ब्रॉडर जो आउटलाइंस हैं अगर वो बता दें कि ये बिल है क्या और क्या इससे फर्क बेसिकली इसमें एक तो टैक्स पेयर को एक नई उसको डेफिनेशन दी गई है। अभी फाइलर और नॉन फाइलर तो अपनी जगह पे है, तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आ गया है कि जो एलिजिबल पर्सन होगा, जो अहल पर्सन होगा, वो कुछ मखसूस ट्रांजैक्शन कर सकेगा, बाकी वो ट्रांजैक्शंस जो है इन एलिजिबल पर्सन वो नहीं कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी की डेफिनेशन पहले तो ये होता था कि आपने गोशवारा जमा करवाया, तो यहाँ पे सिर्फ गोशवारा नहीं है, यहाँ पे 2 चीजें हैं कि उसका गोशवारा भी होना चाहिए और गोशवारे के साथ उसकी जो उसकी वैल्यू है, उसकी जो वर्थ है जो उसने अपने असासे में डिक्लेयर की है वो इतनी होनी चाहिए कि जो वो ट्रांजैक्शन करने जा रहा है उससे वो कम से कम उसकी 130% वर्थ हो, तो वो जो जितना उसने गोशवारे में जमा करवाया जो ट्रांजैक्शन है वो 130% तक कर सकता है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप 130 रुपए की चीज खरीद सकते हैं। ये है नई डेफिनेशन एलिजिबल की। अब इसका मकसद क्या है? 2 है। एक तो ये इसका मकसद है कि जो इनएलिजिबल लोग हैं, जो पहले नॉन फाइलर थे, वो ये ट्रांजैक्शन ना कर सकें, और दूसरा वन के जो अपना रिटर्न फाइल कर देता है और फाइल करने के बाद अपने ड्यू टैक्स पे नहीं करता, उसके बाद बड़ी ट्रांजैक्शन जाके कर लेता है, उसको भी कैप्चर किया गया है। तो उसको जो मार्जिन दिया गया है वो 30% कर दी। इस डेफिनेशन को आप जेहन में रखते हुए इसमें एक बहरहाल ने इसमें कंसेशन भी दी है। वो कंसेशन ये है कि एलिजिबल
कौन होगा वो तो हो गया, और एलिजिबल होने के फवायद को किसको मिल सकते हैं। अभी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहें तो अगर आपका फैमिली मेंबर कोई है, वो उनको इंडिपेंडेंटली अगर उन्होंने खुद ट्रांजैक्शन करनी है, आपकी वाइफ ने करनी है, आपकी फैमिली के किसी आपके बेटे ने करनी है, तो उनको खुद एक फाइलर का स्टेटस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो एलिजिबल का होने का जो स्टेटस है उसको एक्सटेंड कर दिया है बीवी के ऊपर। अगर फाइलर है, अगर आपका हस्बैंड फाइलर है तो बीवी उसका बेनिफिट ले सकती है, और बीवी फाइलर है तो हस्बैंड उसका बेनिफिट ले सकता है। माँ बाप ले सकते हैं उसका बेनिफिट। बेटा अगर उसकी उम्र 25 साल से कम है, बेटी अगर वो कुंवारी है, डाइवोर्स्ड है या विडो है, तो इन तीनों सूरतों में उसको बेनिफिट मिल सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये चीजें देखें जो भी कामरान इन्होंने की हैं, उसमें बुनियादी तौर पर नाज़रीन 3-4 बड़ी चीजें ये हैं कि अगर कोई नाअहल पर्सन है तो वो 800 सीसी से ज्यादा गाड़ी नहीं खरीद सकता, नंबर 1। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये जो गाड़ी बेचने वाली कंपनियां उनके ऊपर डाल दी गई कि इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप वहां पे आप एडवांस बुकिंग करवाने जाएंगे तो गाड़ी की आपकी एडवांस बुकिंग नहीं होगी। दूसरा, जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, एक्साइज अथॉरिटीज हैं, इन एलिजिबल पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर नहीं करेंगे। थर्डली, जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं, खास हद से ज्यादा वो शेयर्स नहीं खरीद सकेंगे। उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या होगी वो अभी डिटरमिन नहीं की, वो थ्रू नोटिफिकेशन होगी। चौथी चीज ये कि जिन लोगों के नाम एफबीआर नोटिफाई करेगा वो बैंक अकाउंट्स ना ऑपरेट कर सकेंगे, ना मेंटेन कर सकेंगे, ना नया अकाउंट खुलवा सकेंगे। ये भी इनएलिजिबल जो लोग हैं उनकी डेफिनेशन है, बट ये हर कोई नहीं होगा। ये वो लोग हैं जिनका नाम जो है एफबीआर नोटिफाई करेगा। और लास्टली, अगर वो उनके बैंक अकाउंट में कैश है तो एक खास हद से ज्यादा वो कैश विड्रॉ नहीं कर सकेगा। तो ये वो चीजें हैं। इनएलिजिबल पर्सन अभी भी, अगर ये कानून पास हो जाता है कौमी असेंबली से, वो रिक्शा भी खरीद सकते हैं, वो रिक्शा मोटरसाइकिल भी खरीद सकते हैं, वो बस भी खरीद सकते हैं, वो ट्रक भी खरीद सकते हैं, और वो ट्रैक्टर भी खरीद सकते हैं। तो एक बड़ी जो तादाद है उसको यहां से माइनस कर दिया गया है। इसके अंदर एक और जो चीज, क्या ये सब कुछ कर लेने से, एलिजिबिलिटी को डिफाइन करने से और ये चंद इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बंद करने से क्या मसलों का हल हो जाएगा? क्या वाकई आपकी जो टैक्स बेस है बढ़ जाएगी? क्या ये पहली दफा हुआ है कि इस किस्म का एफबीआर ने काम किया? ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले एफबीआर के पास जो इख्तियारात हैं जिसको आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया, कि जो नॉन फाइलर था उसका जो बिजली और गैस का जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट एफबीआर कर सकता है। क्या आज तक किसी का हुआ? नहीं हुआ। जो नॉन फाइलर है और जिसको एफबीआर उसको नोटिफाई करेगा, पब्लिसाइज करेगा, वो गैर मुल्की सफर भी नहीं कर सकता स्वाय हज और उम्रा के पर्पसेस के लिए। क्या आज तक किसी को रोका गया? नहीं रोका गया। तो ये हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है इंक्रीजिंगली कि जो कानून है उनको न्यूक्लियराइज कर दिया जाए, उसमें इतने इख्तियारात ले लिए जाए कि बस सब कुछ कानून से ठीक हो जाएगा। क्या ये सिर्फ कानून से ठीक होगा या कानून के ऊपर अमल दरामद करवाने से ठीक होगा? ये सबसे बड़ा सवाल। और एक जो इंपॉर्टेंट नाज़रीन अपॉर्चुनिटी हुकूमत ने यहाँ पे मिस की है वो ये है कि आज भी कानून के अंदर नॉन फाइलर की जो कैटेगरी है वो एग्जिस्ट करती है। वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है कामरान? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये तो ठीक है, आपकी यहाँ पे इंटेंशन नजर आ रही है हुकूमत की कि वो ये काम कर रही है, वो कर लेगी, बट क्या इसके कानून के अंदर इख्तियारात लेने से, तो फिर अगर आपका यही मकसद था तो फिर आपने नॉन फाइलर ये जो नुकता आपने उठाया ना कि ये फाइलर और नॉन फाइलर वाला, उसकी वजह से जो एक आप कह सकते हैं कि इंटेंशन तो गवर्नमेंट की ये थी कि लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, लेकिन जो आपने जिक्र किया हुआ ये कि जब फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन की तो लोगों ने क्या किया, टैक्स तो उन्होंने जीरो जमा करवाया लेकिन गोशवारे भरना शुरू कर दिए ताकि जब वो गाड़ी खरीदें तो उस पर उनको एक्स्ट्रा टैक्स ना देना पड़े, जब प्रॉपर्टी खरीदें या ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर उनको ज़्यादा टैक्स ना पड़े। तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ, लोग टैक्स नेट में तो शामिल हो गए उस तरह से, लेकिन उतना टैक्स देते नहीं थे। बट डोंट यू थिंक कि अब जो इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है कि अगर आप फाइलर भी हैं तो आप कोई भी जो एसेट है या प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो आपके जो एसेट्स जो आपने डिक्लेयर किए या कैश है वो अगर उसकी वैल्यू 130% से होगी तो तभी आप खरीद पाएंगे। अब ये दो धारी तलवार है। अगर मैं कवानीन के मुताबिक अपने टैक्स रिटर्न भरता हूं तो फिर मेरे पे तो इस तरह की स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड वो लोग जो सिर्फ उस कानून के अंदर जो सुकम है उसका फायदा उठाने के लिए वो करते हैं जी, फाइलर बन जाते हैं, टैक्स उनका जीरो है और अगर आप उनके एसेट्स देखें तो वो शायद बहुत ज्यादा हैं। तो डू यू थिंक कि ये यहां पर उन्होंने एक कोशिश की है कि जो फाइलर और नॉन फाइलर की वजह से भी एक लोग फायदा उठाने की कोशिश करते थे कि जो जेन्युइन टैक्स चोर है वो फायदा ना उठा पाए? नहीं, देखिए इंटेंशन तो यहां पे बड़ी क्लियर है ना कि एक तो उन्होंने नॉन फाइलर को पकड़ने की कोशिश की, ऑल्दो वो कैटेगरी खत्म नहीं की कानून से। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो इवन फाइलर बन के आपने एक रिटर्न फाइल किया
उसके बाद जाके आपने 5 करोड़ का जो है वो एक प्लॉट खरीद लिया, पीछे आपका जो एसेट है वो 2 करोड़ रुपए का है, और आपने इसको जस्टिफाई भी नहीं किया कि आपने कोई लोन लिया है तो कहाँ से लिया, कहाँ से ये पैसा आया, कैश है तो कैसे आपके पास ये कैश है। तो उस लिहाज से तो इन अ वे ठीक है, बट ये सिर्फ कवानीन को ठीक करने से मसला नहीं है, असल जो मसला जो है ना एफबीआर का वो इन्फोर्समेंट का। अब इसके अंदर एक और जो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है जो कि खतरनाक भी है, वो ये है कि जो प्राइवेट पार्टीज जो हैं, प्राइवेट ऑडिटर्स जो हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको एफबीआर जो है उसने कानून में ये डाल दी, वो हायर उनको किया जाएगा मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, एनालिसिस के लिए, डिजिटल यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन के लिए। हायरिंग तक तो बात ठीक थी, अब इसमें कानून में तब्दीली करके उनको ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो जो टैक्स पेयर्स का जो डाटा है उस तक वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये एक डेंजरस ट्रेंड है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे सिक्योरिटी के इतने ज्यादा इश्यूज हैं, इवन के आप जो दूसरे लोग हैं प्राइवेट उनको तो छोड़ दें, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो अगर बहुत जो जिस किस्म के सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स अब हो रहे हैं लोगों के हाथ लग जाए तो वो बहुत ही खतरनाक है। आपकी बैंकिंग की इंफॉर्मेशन अगर उनके हाथ लग जाए, क्योंकि यहाँ पे ये वजाहत जरूरी है कि अंडर एग्जिस्टिंग जो इनकम टैक्स के लॉज हैं, जो भी डाटा आप शेयर करते हैं एफबीआर के साथ वो प्रोटेक्टेड है, वो कॉन्फिडेंशियल है, वो किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकता किसी के। बट इस केस के अंदर अगर ये कानून पास हो जाता है तो ये डाटा जो है उन प्राइवेट ऑडिटर्स के साथ भी शेयर किया जा सकता है। और उसके साथ जो एक और इन्होंने कैटेगरी डाल दी कि ये वाला जो डाटा है ये कमर्शियल बैंकों के साथ भी शेयर हो सकता है। ओके, अच्छा, अब कमर्शियल बैंकों के पास क्या इंफॉर्मेशन जाएगी कि जो टैक्स पेयर है उसका टर्नओवर कितना है, उसकी सालाना सेल कितनी है, उसकी आमदन कितनी है, इंक्लूडिंग टैक्सेबल इनकम उसमें कितनी है, और उनके बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, जो उसका जो दीगर जो डिटेल्स हैं वो जाएंगी, और उसके जवाब में फिर बैंक उनको असेस करेगा। अब ये काम बैंक करेगा जी कि उसके जो उसने डिक्लेयर किया हुआ है, लेट से उसने 1 करोड़ रुपए डिक्लेयर किया अपने रिटर्न में, तो उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ, तो ये बैंक चेक करेगा। बैंक क्यों चेक करेगा? ये है कि यहाँ पे उनको जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना ऑफ द टैक्स पेयर्स टू द बैंक्स, ये भी गलत है। ये बहरहाल इसके ऊपर बैंक को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो अपने कस्टमर्स को हैरास करे। इन अदर वर्ड्स वो यही होगा ना कि बैंक अगर आप उनको आप एक दे देते हैं पावर, तो वो फिर जो अपने कस्टमर्स हैं उनको हैरास करेंगे। बट आई थिंक जो हैरासमेंट से ज्यादा वो उसके और भी देखिए जो इसकी लैंग्वेज है ना, द स्केड्यूल बैंक्स शैल प्रोवाइड टू द बोर्ड पर्टिकुलर सच एज नेम, अकाउंट नंबर्स ऑफ सच पर्संस वेयर द बैंकिंग इंफॉर्मेशन इज एट वेरिएंस विद द डाटा प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज ए ऑफ दिस सबसेक्शन। बहरहाल ये तो था इनकम टैक्स वाली साइड के ऊपर। कामरान, कुछ इस किस्म की चीज जो नाज़रीन सेल्स टैक्स वाली साइड के ऊपर भी हुआ है, जहां पे 3-4 काम किए हैं एफबीआर ने जो इंट्रोडक्शन करवाई है। एक तो ये कि जो आपको टैक्स रिफंड एक टैक्स पेयर एक जो कंपनी है वो लेती है, उसको अभी 90% उसका जो इनपुट एडजस्टमेंट है उसके तक वो क्लेम कर सकती है। तो एफबीआर का ये ख्याल है कि लोग जाली रिफंड क्लेम करते हैं, तो अगर उनके पास जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड कोई चीज हो तो ये जो रेशियो 90% तक उनको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट मिलता है, इसमें वो कमी बेशी कर सकते हैं, विच इज इन अ वे गुड थिंग। अगर इनके पास इन्फॉर्मेशन है तो रोकना चाहिए। फिर जो अनरजिस्टर्ड जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर ये पाबंदी होगी कि उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसको एफबीआर अब फ्रीज कर सकता है। दूसरी चीज ये कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन लोगों ने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, कारोबार कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की अगर खरीद और फरोख्त होगी उसके ऊपर पाबंदी होगी। और कुछ और जो कोहेसिव मेजर्स जो एफबीआर ने लेने के लिए यहाँ पे प्रपोज किया कानून के अंदर कि जो बिजनेस प्रेमिसेस हैं वो सील हो सकते हैं, उनकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अब मूवेबल की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, जो मूवेबल एसेट्स हैं प्रॉपर्टी है वो एफबीआर जो है उसको सीज कर सकता है, और जो प्रॉपर्टी सीज और कॉन्फिस्केट हो जाएगी उसके ऊपर एक रिसीवर अपॉइंट होगा। और इसी तरीके से फेडरल एक्साइज ड्यूटी के जो गुड्स खासतौर पर जो टोबैको और बेवरेजेस हैं जिसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, एफबीआर का कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं लगा हुआ, उनको भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। इकदाम अच्छे हैं कानून के अंदर, लेकिन असल जो सवाल नाजरीन है वो उसकी अमल दरामद के ऊपर है। क्या वो एफबीआर अमल दरामद कर सकेगा? तो अगर एफबीआर अमल दरामद कर सकता था और है तो आज तक बाकी चीजों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? लोगों का ट्रैवल क्यों नहीं बैन हुआ? उनके बिजली और गैस के कनेक्शंस हैं वो क्यों डिस्कनेक्ट नहीं हुए? यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अमेरिका की तरफ से जो पाकिस्तान के ऊपर नई पाबंदियां लगी हुई हैं उसके क्या असरात होंगे। स्टे विद अस।